Hi friends, this is C. Ashwini Rastogi. So we will discuss what is the residency, what is a poem, place of effective management, and what is the residency in case you are non-resident but you stay in India more than 120 days but your income from India is more than 15 lakh. What will be, you will treat it resident as an ordinary resident or as a not ordinary resident. So we will discuss what was the amendment in the Finance Act 2020 in respect of section 6(1). What is implication of 120 days? If your stay in India more than 120 days but below 182 days, you might be become the resident but not ordinary resident. So in that case, maybe your India control business going to tax in India, even though you are not a stay in India or less than 182 days. So another thing we will discuss, state tax person, angel person. Most of the film star is around the world. They will don't spend 182 days in India. So even though they will stateless person will covered by our section 6(1)(a). So we will discuss stateless person also. They will treated as RNOR. So आप इंडिविजुअल हैं, इंडिया में कब रेजिडेंट माने जाएंगे, कब ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे. अगर आप नॉन रेजिडेंट माने जाएंगे तो क्या इनकम टैक्स नहीं होगी, या RNOR का आपका स्टेटस हो गया तो क्या क्या इनकम टैक्स होगी और क्या नहीं होगी. सो बहुत सारे फिल्म स्टार सेलिब्रिटी हैं जो इंडिया में रेजिडेंट ही नहीं हो पाते हैं. अब तो क्या है, काफ़ी कंट्री ने सिटीजनशिप भी देनी शुरू कर दी है. आप आइए हमारी कंट्री, इन्वेस्ट कीजिए और हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे. तो इंडिया की सिटीजनशिप होने के साथ साथ आप बाहर की सिटीजनशिप भी ले लेते हैं. और हो सकता है कुछ फिल्म स्टार ऐसे भी हैं जो इंडिया में 182 दिन रहते भी नहीं हैं तो अभी जो है नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं या स्टेटलेस पर्सन बन जाते हैं. 3 महीने USA में रहे, 3 महीने दुबई में रहे और 3 महीने कहीं और रहे. तो इस वजह से भी वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में रहते हैं और कहते हैं हमारी इनकम तो इंडिया में टैक्स होगी ही नहीं क्योंकि हम तो नॉन रेजिडेंट हैं. सो एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या रेजिडेंट हैं. तो आपकी ग्लोबल इनकम, वर्ल्ड वाइड इनकम इंडिया में टैक्स हो जाएगी और आपको रेजिडेंट होते ही अपनी फॉरेन असेट FA शेड्यूल में ITR में रिपोर्ट करनी है. बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू आर अ ऑर्डिनरी रेजिडेंट यू हैव टू रिपोर्ट योर ऑल फॉरेन असेट, इवन फाइनेंशियल इंटरेस्ट. आपको ESOP मिला कहीं USA की कंपनी में, वो भी आपको FA शेड्यूल में रिपोर्ट करना है. 2015 में बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक एक्ट आया, बेनामी ट्रांजैक्शन. सो बेनामी एक्ट में क्या हुआ कि आप सबको एक बार मौका दिया गया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को, जो भी आपकी सारी ट्रांजैक्शन है, बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट हैं, बाहर की असेट्स हैं, वो आप रिपोर्ट कर दीजिए. और अगर नहीं रिपोर्ट करें तो जिस साल में AO उसको पकड़ेगा उस साल की इनकम मान के टैक्स कर देगा. और इस तरीके से आपके सारे बैंक अकाउंट सब कुछ रिपोर्ट होने हैं. थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन है, बस पेनल्टी बहुत यूज़ है. सो नॉन रेजिडेंट की इनकम तभी टैक्स होगी जब वो इंडिया में एक्रूअराइज हो या रिसीव हो या डीम टू एक्रूअराइज हो. सो इंडिया में एक कंसेप्ट है, इनकम टैक्स जितना है और उसमें डीम सेक्शन बहुत हैं. सो सेक्शन 9(1) इज ऑल्सो डीलिंग इन डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया. सो वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो है और जो मान भी लिया जाएगा तो अभी टैक्स हो जाएगा. सो RNOR का इनकम वही टैक्स होगी जो इंडिया से कंट्रोल्ड हो. सपोज आप दुबई में रहते हैं और वहाँ से एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं इंडिया में, तो आपकी इनकम जो इंडिया से आपने एक्रूअराइज हो रही है, इंडियन बिजनेस है जो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, वो भी आपका टैक्स हो जाएगा इंडिया में.
सो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, सो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर 182 दिन का कंसेप्ट है। आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए, इंडिया में आपने 182 डेज स्पेंड नहीं करे, ठीक, आपने 180 दिन करे या आप 30 सितंबर से पहले कभी भी चले गए, तो उस साल के लिए आप नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। आपकी इनकम इंडिया में वही टैक्स होगी जो इंडिया से एक्रूअराइज है। जो ऑस्ट्रेलिया की सैलरी इनकम है वो टैक्स नहीं होगी। बट क्या कि आप 3 अक्टूबर के बाद गए, आपने 182 दिन इंडिया में लगा दिए, तो इस वाले केस में इवन यू आर गोइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस, आपकी इंडियन इनकम, बाहर की इनकम भी, जो सैलरी अर्न करी आपने यूएई में, जो आपने ऑस्ट्रेलिया में इनकम करी, वो भी टैक्स हो जाएगी। तो वी विल ऑल्सो डिस्कस इफ़ यू आर कमिंग बैक टू इंडिया, तो 3 साल तक RNOR का स्टेटस रहता है आपका। सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो व्हाट व्हेन ए पर्सन इज said to be resident, if he stay in India 182 days or more in the previous year, right, stay in India for 60 days more in previous year and stay 365 days in 4 preceding year, आपने लास्ट ईयर 182 दिन लगाए रेजिडेंट हो गए, या पिछले 4 सालों में 60 दिन लगाए तो अभी रेजिडेंट हो गए। अब हम अनदर कंडीशन करते हैं, इसलिए कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। अगर 10 सालों में 2 साल आप रेजिडेंट हैं तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे। साथ के साथ ये देखना है पिछले 7 सालों में आपने 730 दिन इंडिया में रहे तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हुए। कहने का मतलब है लास्ट ईयर 182 डेज रहा और पिछले 10 सालों में 2 साल आप रेजिडेंट रहे और पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहे तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो गए। आपकी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। अब RNOR की कंडीशन देखते हैं कि पिछले 10 सालों में एटलीस्ट 9 साल आप नॉन रेजिडेंट रहे, या पिछले 7 सालों में आप 730 दिन से कम इंडिया में रहे तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहेंगे। आपकी इनकम वही टैक्स होगी इंडिया में जो इंडिया से एक्रूअराइज है या इंडिया से बिजनेस कंट्रोल्ड है, राइट। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था, वो हम डिस्कस करते हैं। सो 2020 में क्या अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 61 में, वो हम डिस्कस करते हैं। न्यू कैटेगरी ऐड कर दी गई थी, सिटीजन और पर्सन इंडियन ओरिजिन हैविंग टोटल इनकम मोर देन 15 लाख। अगर आपकी इंडिया से आपकी 15 लाख से ज़्यादा की इनकम है और आपने लास्ट ईयर 120 डेज इंडिया में रहे हैं तो आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिया जाएगा। कंडीशन है 15 लाख इंडियन इनकम होनी चाहिए और 120 डेज से ज़्यादा, लेस देन 182 डेज आपने इंडिया में स्पेंड किया होना चाहिए। तो इस वाले केस में आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा और वो भी स्टेटस नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। सेकंड कैटेगरी है डीम्ड रेजिडेंसी की। इफ यू आर अ स्टेटलेस पर्सन, सो व्हाट इज द स्टेटलेस? एंजल, सम पर्सन इज स्टेइंग इन 4 ईयर इन लक्समबर्ग, 4 ईयर इन दुबई, 4 ईयर इन 4 मंथ इन इंडिया, सो 4 मंथ ऑल 3-4 कंट्रीज। सो इंडिया में तो 182 दिन रहा नहीं और वो कहीं की भी उसकी रेजिडेंसी भी नहीं रही, बट उसकी इंडिया में 15 लाख से ऊपर की इनकम है और इंडिया का सिटीजन है तो वो कहीं की भी रेजिडेंसी नहीं हो तो हम उसको इंडिया में रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लेंगे। सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब क्लॉज 1, एनी इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया having a total income more than 15 lakh from Indian sources, if not liable to tax anywhere in the world, not liable to tax in any other country by reason of his domicile or residence or other criteria of similar nature. So condition is an individual who is a citizen of India having total income exceed 15 lakh Indian income
and he is not liable to tax anywhere in the world. So he will be categorized as resident, not ordinary resident. So अब हम समझते हैं RNOR का इम्पैक्ट क्या होने वाला है. आप रेजिडेंट तो हो गए, बट आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैटेगराइज किया गया. सो बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि जब अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 6(1) में और सेक्शन 6(1)(a) में स्टेटलेस पर्सन को भी इंडिया का रेजिडेंट बना दिया जाता था, और जो जिनकी 15 लाख से ऊपर की इनकम थी इंडिया में उनको भी रेजिडेंट बना दिया जा रहा था, तो उन्हें ऑर्डिनरी रेजिडेंट बना दिया जाता था. तो 2020 में बहुत ह्यूज एंड क्राई आया कि सब बाहर की इनकम भी टैक्स हो जाएगी इंडिया में. तो गवर्नमेंट ने एक CBDT ने एक प्रेस नोट रिलीज़ किया आनंद फानंद में, और ये कहा कि हम आपको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं बनाएंगे, हम आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनाएंगे. तो बात तो भई की भई हो गई. आप टैक्स अब्यूज़ को प्लग करने वाले थे और आपने उसको एकदम बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया. उनको अगर आप जो स्टार्स थे पूरे अराउंड द वर्ल्ड घूमते रहते थे, इंडिया में रेजिडेंट नहीं होते थे, नॉन रेजिडेंट रहते थे, तो उनको आपने रेजिडेंट की जगह RNOR कैटेगराइज कर दिया. तो उससे क्या हुआ, इंडिया की इनकम तो उनकी फिर भी टैक्स नहीं हुई, जो बाहर के जो बिजनेसेस हैं जिस पे वो कहीं टैक्स नहीं दे रहे. तो BEPS का जो प्रोजेक्ट था फॉर टैक्स अब्यूज़ वो यहाँ पर भी प्लग नहीं हुआ. सो वी विल डिस्कस so 2 additional category of RNOR introduced in section 6C. Citizen of India, person of Indian origin having total income more than 15 lakh was stays more than 120 days but less than 182 days. So मैंने बोला कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है जिसकी 15 लाख से ऊपर की इनकम है उनको हम RNOR बना रहे हैं. अनदर कैटेगरी है जो डीम रेजिडेंसी है, उनको भी हम RNOR बना रहे हैं. सही है. तो आपकी RNOR जब आप बन जाएंगे तो सारी इनकम इंडिया की ही टैक्स होगी. 15 लाख की तो टैक्स हो ही जाएगी, साथ में जो इंडियन बिजनेस आप कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया से वही टैक्स होगी. सो इन शॉर्ट वी विल डिस्कस सेक्शन 6(1)(a) आया, इंडियन सिटीजन को उन्होंने कैटेगराइज करा जो नॉट लाइबल टू टैक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हैविंग टोटल इनकम मोर देन 15 लाख, उनको रेजिडेंट बना देंगे और आपका स्टेटस RNOR होगा. 6(1) में जो चेंज आया वो ये था, इंडियन सिटीजन हैविंग इन, ये चेंज नहीं है, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू और फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टे इज मोर देन 182 डेज. तो आपका स्टे 3 अक्टूबर के बाद आप गए हैं बाहर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तो आप रेजिडेंट रहेंगे, बट आपको RNOR और ROR आपका स्टेटस डिपेंड करता है कि पिछले 10 सालों में और 7 सालों में क्या रहा. ठीक है. इंडियन सिटीजन और पर्सन हैविंग POI इन इंडिया मोर देन 15 लाख इंडियन इनकम और 120 दिन से ज़्यादा आप रहे हैं और 182 दिन से कम रहे हैं तो आपका स्टेटस RNOR हो जाएगा. इंडियन सिटीजन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैविंग इनकम लेस देन 15 लाख विजिट इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, तो यहाँ तो आप रेजिडेंट हैं ही और रेजिडेंट रहेंगे. सो टाई ब्रेकर रूल्स. सो कभी कभी ऐसा होता है एक पर्सन 2 स्टेट का रेजिडेंट हो जाता है, तो इस केस में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का आर्टिकल 4 कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम टाई बैक करते हैं, टाई बैक टू द होस्ट कंट्री और टाई बैक टू द विच कंट्री. इफ यू टाई बैक टू इंडिया एज अ होस्ट कंट्री then you will be said to be resident in India. If you are ordinary reside in USA, in my example, tie back to USA, you will be treated as residency in for the tax treaty purpose. So we have to
Tribeca rule said a resident in a state in which he has a permanent home. Suppose मैंने अपने इस पीपीटी में सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा और नोज जूम का फ़ोटो लगाया था। वो इसलिए लगाया था क्योंकि प्रियंका चोपड़ा पहले इंडिया में रहती थी और वो फिर यूएसए शिफ्ट हो गई। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले उनका परमानेंट होम कहाँ है। अगर परमानेंट होम इंडिया में भी है और यूएसए में भी है तो हमें अगला चेक करना होगा। इफ़ परमानेंट होम इन बोथ स्टेट, resident in the state in which he has a personal and economic relation that are closer. So center of vital interest we have to check कि उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो कहाँ के उन चीज़ों में रुचि रखती हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया या पॉलिटिक्स इन यूएसए। तो ये सब भी देखा जाता है। अगर ये दोनों चीज़ें मैट हो गई, आप इंडिया में भी परमानेंट होम है, बाहर भी है, दोनों जगह सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, तो हमारा थर्ड चेक है इफ़ सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड और ही हैज़ अ नो परमानेंट होम, राइट। आपका परमानेंट होम भी नहीं है, सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट भी नहीं है, सो रेजिडेंट हैज़ अ हैबिचुअल अबोर्ड। तो आप कहाँ आपका हैबिचुअल अबोर्ड है। सो आप भगवान को फॉलो करते हो, इंडिया में आपका हर समय आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हो, आपकी हैबिचुअल अबोर्ड क्या है, तो ये भी देखा जाता है। इफ़ हैबिचुअल अबोर्ड इन बोथ स्टेट, ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड जो है क्रिश्चियन है और आप जो है हिंदू हो, तो बोथ स्टेट में भी हो सकता है। और नाइदर देन रेजिडेंट ऑफ शी हैज़ अ नेशनल, तो आपकी नेशनलिटी के बेसिस पे हम टाई वेक करेंगे। तो अगर इफ़ नेशनल इन बोथ स्टेट, ठीक है, आपने नेशनलिटी यूएसए की भी ले रखी है और इंडिया की भी है और इस तरीके से ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो क्वेश्चन इज़ टू बी सेटल्ड बाय द मैप। सो मैप एक अथॉरिटी है, कंपिटेंट अथॉरिटी विल डिसाइड ऑफ बोथ स्टेट कि ये रेजिडेंट कहाँ का है। तो इस तरीके से टाई वेकर होता है। So when the company is said to be resident, so place of effective management is determined. Suppose एक इंडिया में एक बिजनेस रन हो रहा है, आपकी बाहर की कंपनी है, इंडिया में काम कर रही है और उसके एम्प्लॉय जो है, मतलब एक कंपनी इज़ रनिंग आउटसाइड इंडिया और इंडिया में भी उसका बिजनेस है, फॉरेन कंपनी उसका स्टेटस है। इफ़ यू इनकॉर्पोरेट कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013, तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई। और आपने कंपनी वहाँ पर डेलावेयर में बनाई है या कनाडा में बनाई है और इंडिया में उसके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक ABOI टेस्ट कि ABOI टेस्ट इज सेड कि when you is said to be pass the ABOI test. तो ABOI टेस्ट में your passive income is more than 50% of total income और more than 50% of asset is Indian asset और 50% of total employee are resident India और payroll cost is more than 50%. So this is the ABOI test we need to check. मैं अपने एग्जाम्पल पे आता हूँ। आपकी एक बाहर की कंपनी है डेलावेयर की, इंडिया में काम करती है, जिसमें 8 एम्प्लॉय में से 5 एम्प्लॉय इंडियन एम्प्लॉय हैं। सो ABOI टेस्ट तो मैट हो गया, राइट, कि पास नहीं हुआ ना कि मोर देन इंडियन एम्प्लॉय हैं। सो इस केस में ये देखा जाएगा कि आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कहाँ लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो की पर्सन है वो रेजिडेंट इंडिया का है, बाहर का है। तो उस वाले केस में हमारे डेलावेयर का ही रेजिडेंट है, वो इंडिया आता ही नहीं है और सारे अपने डिसीजन बाहर से ही लेता है। तो इस वाले केस में पोएम इंडिया में नहीं माना जाएगा, आपकी कंपनी सेट टू बी फॉरेन कंपनी रहेगी। एक बार पोएम इफेक्ट हो गया, हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोएम से क्या होने वाला है।
पहली बात, पोएम के लॉ तभी लगेंगे जब 50 करोड़ रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, और असेसिंग ऑफिसर पोएम लगाते समय अपने प्रिंसिपल ऑफिसर से पहले अप्रूवल लेगा। वंस पोएम इज ट्रिगर्ड, योर ऑल वर्ल्ड इनकम विल बी टैक्स इन इंडिया एज अ इंडियन कंपनी एंड फॉरेन टैक्सेस रेट इज एप्लीकेबल। तो 40% के आप पे टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पोएम। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज वेयर इट्स योर की मैनेजमेंट डिसीजन इज टेक प्लेस। So this is from my side. Myself is C. Ashwini Rastogi. I used to prepare this kind of video for your knowledge upgradation, and anything you like, you want to know, you can ask me, contact me directly through this mobile number or through mail ID, and you can subscribe my channel and like and forward this video. Thank you.